नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। वोटिंग के लिए बस अब 1 घंटे का समय बचा हुआ है और कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। कई जगहों पर मतदान को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर गर्मी और बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन वोटिंग के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा हुआ है, इसलिए जल्दी अपने घरों से बाहर निकलिए और अपना वोट डालिए। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही डाल सकेंगे वोट। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें, कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सिर्फ 1 घंटे का समय बचा हुआ है। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे रही हैं। अभी फिलहाल लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त धूप कम है। हालांकि कई जगह पर बारिश और आंधी का दौर भी इस वक्त जारी है, लेकिन अभी समय बचा हुआ है 1 घंटे का। तो फौरन आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपना वोट डालिए। अगर 6 बजे तक आप अपने बूथ पर पहुंच जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, तो उसके बाद भी आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद आपके पास कोई राइट नहीं होगा कि आप बूथ पर जाकर खड़े होकर अपना वोट डाल सकते हैं। तो 1 घंटे का समय बचा हुआ है। हालांकि अभी लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। लोग लाइन पर खड़े हुए हैं और अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस मतदान की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि वोट प्रतिशत थोड़ा कम है, ये एक चिंता का विषय जरूर है पार्टियों के लिए, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो वोट परसेंट में अब देखना होगा कि क्या इजाफा होता है। लेकिन 3 बजे तक का वोट प्रतिशत जो है वो तकरीबन 50 के लगभग पहुंचा हुआ है। 50% वोट इस वक्त लोगों ने डाला। हालांकि लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, और देखिए इस बार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग आए और यहां पर अपना वोट डालें और उसके बाद अपनी तस्वीर क्लिक करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 6 बजे के बाद जो लोग कतार में लगे हुए हैं वही लोग वोट डाल सकेंगे। उसके बाद जो है वोट डालने का राइट आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लाइन में लगे हैं तो आप 6 बजे के बाद भी वोट डाल सकते हैं। कई जगह पर मतदान को लेकर हमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ है, उनसे चर्चा कर लेते हैं वोट परसेंट को लेकर भी, और इस वक्त जो स्थिति राजस्थान में बनी है उसी पर भी चर्चा करते हैं। अपूर्वा सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ है, भरत मेघवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपूर्वा जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करती हूं। सबसे पहले वोट परसेंट को लेकर आपसे राय जानना चाहूंगी, कैसे देख रही हैं आप इस वोट परसेंट को? प्रधानमंत्री ने कई बार अपील किया कि सेकेंड फेज में बहुत ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े और वोट करने के लिए आप लोग आइए। सीएम की तरफ से बाकायदा कल एक वीडियो संदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वोट डालने के लिए आइए, लेकिन उसके बावजूद भी मत प्रतिशत नहीं बढ़ा है। नहीं, देखिए, मताधिकार जो होता है या मतदान की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही पवित्र कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। और मुझे लगता है कि जिस युग में अभी हम चल रहे हैं, जहां पर हम एक विकसित भारत की तरफ अग्रसित हैं, या मैं ये कहूं कि एक नए भारत के जो ढांचा हमें बनाना है उसके तरफ हम अग्रसित हैं, तो मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को इस लोकतंत्र के महोत्सव के अंदर वोट डाल करके अपना पार्टिसिपेशन इसमें तय करना चाहिए। जहां तक बात रही अपील की, तो देखिए ये पुनः रिपीट करूंगी, एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य है और इसको निभाने के लिए, निर्वहन करने के लिए जनता से ज़्यादा अपील करना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये प्रत्येक पार्टी के लिए अपील करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही आता है। मतदान का जो प्रतिशत है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं, और चाहे कहीं पर वोट प्रतिशत 40% था, कहीं 50 था, कहीं 60 है, वो सारे ही वो कार्यकर्ता हैं, वो सारे ही वो वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत और विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। जहां वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है, आप मान के चलिए प्रमाणिक तो ये 4 जून को ही हो पाएगा, मगर ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं आपको वो ये बता रही हूँ कि हारे हारे मन के सुल्तान जो हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, जिनको पता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। इसीलिए शायद जो वोटिंग परसेंटेज जहाँ पे आपको कम दिख रहा है वहां पे वो लोग बहुत ही कम बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। लेकिन बहुत जगह
वोट का बहिष्कार भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई विकास ही नहीं किया, क्या फायदा वोट डालने का? देखिए, जहाँ बहिष्कार किया जा रहा है, मुझे लगता है वो जनता का पर्सपेक्टिव का नजरिया है। जो विकास नहीं किया गया वो 5 वर्ष देख रहे हैं जो गहलोत सरकार के टाइम में राजस्थान ने विकास विहीन जो 5 साल देखे हैं शासन के, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए बाड़मेर के अंदर कहा जा रहा था कि वोट देने जा रहा है वो लोकसभा देखकर नहीं, विधानसभा के चुनाव देखकर जा रहा है, और विधानसभा जो 5 साल सरकार ने काम किया है उसको लेकर जा रहा है। एग्जैक्टली, जहां पे देखिए बहिष्कार सब जगह, जनता सब जानती है, वो नहीं किया गया, उन्हें पता है कि अभी प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। अभी उन्हें पता है ये सीएम के इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, हमें देश के विजन को देखना है। मैंने मानी, मगर आप देखिए जहां पर भी बहिष्कार किया गया, आप वहां के मुद्दे को उठा करके देखिए, वो मुद्दा बहुत लोकल स्तर का मुद्दा है। वो मुद्दा जो है वो बहुत राष्ट्र से या विकास से या केंद्र से जो है वो सरोबार होने वाला या लिंक रखने वाला मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा बहुत लोकल स्तर का है, और प्रशासन को अपनी नाराजगी जाहिर करने का वहां के लोगों ने इस तरीके को अपनाया है। मगर फिर भी मैं उन लोगों से भी पुनः अपील करूंगी, अभी भी 1 घंटा आपके पास है, आप जाएं और इस पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करें और मुख्य धारा के अंदर आए और इस लोकतंत्र के उत्सव के अंदर भागीदारी बने। भरत मेघवाल जी, इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने काम नहीं किया है, ये अपूर्वा सिंह बीजेपी के नेता का कहना है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं इतना जानता हूं कि जनप्रतिनिधि चाहे वो निगम का हो, विधायक हो या सांसद हो, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो पहले अपने संसदीय क्षेत्र जहां से उनको जनता ने उस मताधिकार, जिसकी अभी अपूर्वा जी बात कर रही थी, उस मताधिकार के माध्यम से चुनकर भेजा है, तो वहाँ मुद्दे सिर्फ केंद्र के नहीं होते, मुद्दे लोकल भी होते हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर इनके सांसद है और पिछले 10 वर्ष से केंद्र में इनकी सरकार है जो ये कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक बैठे, जो अंतिम छोर पर बैठा, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसको भी हम विकास देंगे। तो वो विकास कहाँ गया? ये तो अभी खुद अपूर्वा जी ने डिनाई कर दिया कि मुद्दे तो केंद्र के थे, मुद्दे तो केंद्र के थे, इन्होंने खुद ने डिनाई कर दिया। केवल केंद्र के ही नहीं होते, मुद्दे लोकल भी होते हैं, मुद्दे तो केंद्र के थे। स्वयं भरत जी ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि मुद्दे केवल केंद्र के नहीं होते, मुद्दे लोकल भी होते हैं। अभी जो चुनाव है वो चुनाव प्रधानमंत्री जी के हैं, वो चुनाव है केंद्र के, और अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि राजस्थान में पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तो उन लोगों का काम नहीं हुआ, पहली बात। और रही बात दूसरी कि देखिए, प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी भाषण बदला, उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा था कि राजस्थान के अंदर ये जो सोच रहे थे, ये अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज चैनल से बढ़कर मुझे नहीं लगता किसी और ने की होगी। और हमने कई सर्वे ऐसे देखे हैं जहां 10 से ज्यादा सीटें तो कांग्रेस के हाथ में आ रही है, कांग्रेस को बता रही, तो जो इनका ख्वाब था कि 25 के हम हैट्रिक लगाएंगे, वो हैट्रिक इनकी भूल चुके हैं। हम भी जानते 4 जून को जब मतपत्र खुलेंगे, जब पेटियां खुलेंगी, जब पेटियां खुलेंगी, तब पता लगेगा, तब पता लगेगा ये डेस्परेशन, ये डेस्परेशन। पेटियां खुलेंगी तब तो पता चलेगा। लेकिन भरत जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपका कहना है कि वोट परसेंट कम हो रहा है तो वो हमारे फायदे के लिए है और जनता हमें वोट देने के लिए आ रही है, ये कॉन्फिडेंस किस बिहाफ पर आप बता रहे हैं? क्योंकि 5 साल इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, पिछले 2 लोकसभा चुनाव चले गई हैं, एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है, इस बार ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, 2014 और 2019 की बात की जाए तो मैं सदैव से कहता आया हूं कि जिस तरीके से एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर लोगों को एक विजन बताया जाता है, एक उनके सपने बुने जाते हैं, वो सपने बुनने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन 2019 में भी उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए और 2019 के बाद में 2024 तक भी उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए। और जब आम जनता को यह पता चल गया कि हमारे को सिर्फ ठगा जा रहा है, मैनिफेस्टो पे बात नहीं की जा रही, हमारे रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है जो तो स्वयं पिछले 10 वर्षों से सत्ता में ही नहीं है, तो ये आम जनता का जो क्रोध था वो क्रोध है। और हमने कभी इस चीज को नहीं कहा कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो कांग्रेस जीत रही है या वोटिंग परसेंट ज्यादा हो रहा है तो कांग्रेस जीत रही है। अभी अपूर्वा जी ने कहा कि कम होगा तो भी हम जीत रहे हैं, ज्यादा होगा तो भी हम जीत रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो मैजिक ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मोदी जी का चल रहा है, वो मैजिक डाउन हो चुका है।
लोग समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते हैं। पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की नीति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। नाम ही नहीं ले रहा कोई, मोदी जी का नाम जनता मोदी जी का नाम नहीं ले रहे, आम जनता आप आपस में लेते रहिए, लेकिन वोटर तो अपना काम वहां जाकर कर रहा है। अभी भी वक्त है, अगर आप टीवी चैनल्स पर भी अगर अच्छे से अपनी अपनी बातों को रखेंगे, शायद वोटर समझेगा और वो अपना वोट डालेगा। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर मिथिलेश जी, आपके पास आऊंगी, इस वोट परसेंट को लेकर भी आपसे बात करूंगी कि 50 अभी इस वक्त हुआ है, 50% के लगभग 50.27% है। 3 बजे का ये वोट परसेंट सामने आया है, 1 घंटा बचा हुआ है। कितना ये बढ़ सकता है और इस वोट परसेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं, खासकर राजस्थान में, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट परसेंट बढ़ा था। देखिए, राजस्थान में विधानसभा में जो चुनाव होता है उसमें एक आदमी के पास एक असेंबली होती है और लोकसभा में 8 असेंबली के ऊपर चुनाव होता है। 8 असेंबली में अब कार्यकर्ता कितने एक्टिव हुए हैं उस पर डिपेंड करता है और उसमें जो एमएलए चुनाव होता है उसमें जाति, धर्म, गोत्र सब चलते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दे चलते हैं, केंद्रीय नेताओं के चेहरे चलते हैं, तो कई इश्यूज हैं। तो दोनों चुनाव को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार जो आर्टिकल 39 है उसको मोदी जी ने उठाने की कोशिश की है कि आर्टिकल 39 में जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कांग्रेस कर रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाता है तो इंदिरा गांधी आर्टिकल 31C में लिख के चली गई है कि अगर कानून बन गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस मुद्दे को मोदी जी बड़ी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं। वो मुद्दा कितना क्लिक करता है वो एक इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल रिसोर्सेज में आपका मकान भी आता है और वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं वो भी आते हैं और छत्तीसगढ़ की जो जमीन के नीचे हुआ जमा हुआ धन है वो भी आता है, उसको समझने की जरूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, तुष्टीकरण का जो मुद्दा उठा रही है मोदी जी, वो भी समझने की चीज है। जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है और रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि मुस्लिम कम्युनिटी कई जगह एसटी में आरक्षण का फायदा उठा रही है, कई जगह ओबीसी में फायदा उठा रही है और कई जगह ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा रही है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है तो बीजेपी पे एक आरोप लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी के खिलाफ फैसला दे दिया तो इन्होंने फैसला बदला, तो ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले बीजेपी पे भी आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने एससी वर्ग का तुष्टीकरण किया। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट है वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का फेस एक पावर भी है, तो एक तरीके से इस बार उनकी धार थोड़ी कुंद होती नजर आ रही है। देखिए, जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा पब्लिक से कम नजर आ रहा है। एक और चीज हमने बहुत अहम देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई, और कई ऐसे नेता भी इसमें हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, और कई ऐसे भी हैं जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ गए हैं। अगर मैं बांसवाड़ा सीट पर फोकस करूं, यहां पर सबसे ज्यादा वोट परसेंट है और अभी हाल में प्रधानमंत्री ने रैली भी वहां पर की थी जिसे बताया गया था कि यह सबसे बड़ी रैली है अभी तक की राजस्थान में। देखिए, बांसवाड़ा में जो महेंद्रजीत मालवीय हैं वो कभी कांग्रेस के सबसे बड़े रिसोर्स थे। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर आते थे तो बेनेश्वर के घाट पर ही वो सभा करते थे, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि जो भीड़ लाने वाला उनके पास सबसे बड़ा चेहरा है वो महेंद्रजीत मालवीय है। इस बार महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में आए और बीजेपी में आए तो लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने एक और गलती करी, अगर हार गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्होंने एमएलए के जो पद है उससे भी इस्तीफा दे दिया बागीदोरा में, जहां उपचुनाव हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका जीतना कितना अहम है, और वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डामोर, उनको हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। तो इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने बिना वजह, आप देखिए, बाप को समर्थन कर दिया राजकुमार रोत को, उसके बदले में अशोक गहलोत चाहते थे कि उनके यहां जो पूर्व जेलर, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, उससे भी जरा हम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। आप सभी के पास लौटती हूँ। बाड़मेर से ये खबर है जहां पर थुमली में विवाद बढ़ गया है। मामले को शांत कराते
के दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद बायतू विधायक हरीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए हैं। हरीश चौधरी और रेंज आईजीपी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। बायतू विधायक हरीश चौधरी की जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत हुई है। हरीश चौधरी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन विभाग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता। तो देखिए, ये आरोप और ये विवाद जो है वो भी अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर से ये खबर है जहां पर थुमली में विवाद बढ़ा है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां पर मामले को शांत करवाते समय पुलिस से हल्की झड़प भी हुई है। हालांकि ये कोई पहली खबर नहीं है राजस्थान में इस सेकंड फेज के चुनाव में। इससे पहले भी और जगह से ये मारपीट की खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हम आपसे लगातार अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान में अपनी भागीदारी निभाइए। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धरने पर मेरे को बैठना क्यों पड़ा? थूमने में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देख रही। एसडीएम खुद झूठ बोल रहा है कि आपके एजेंट है, जब एसडीएम आईजी ये संदेश दे रहे हैं कि अवैध ढंग से पूरे के पूरे पोलिंग के लिए इजाजत दी जा रही है। इससे बाद में क्या होगा? हुआ क्या था थुमली जब आप पहुंचे? मेरे ऊपर हमला हो रहा है, सीआई के ऊपर हमला हो रहा। लॉ लुहान सीआई क्या संदेश दिला रहे हैं? हम लोग कहां जाए? ये चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर कलेक्टर महोदय है। वहां हमने गुहार की, हमारे साथ अन्याय के बाद हमारे खुद के खिलाफ हमला, मेरे खिलाफ हमला, और मौन सुन प्रशासन और मौन सुन ये सरकार हमारे से क्या करवाना चाहती है। तो मेरे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। ये दोनों के दोनों एजेंट है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ ये देख लो आप, उस महिलाओं के साथ क्या हुआ। हम लोग कहां जाए? क्या यहाँ चुनाव आयोग नहीं है? क्या हम लोगों को हमारे मत का अधिकार नहीं है? सरकार क्या चाहती है हम लोगों की समझ से? मैंने चुनाव लड़े हैं 20-25 लड़वाई हैं, कभी भी इस तरह का महसूस मुझे नहीं हुआ जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है। जब आईजी के सामने हम लोग गुहार कर रहे हैं कि हम लोगों को सुरक्षा, इन लोगों को सुरक्षा दो, हम लोगों को न्याय दो, जो न्यूनतम जो हम लोगों को अधिकार है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ आपकी मांग क्या थी? मांग तो हमारी ये था कि हमको निष्पक्ष तौर पर जो मतदाता हो उनको मत का अधिकार है, उसको आप निष्पक्ष तौर के ऊपर कर ले। गांव से बाहर, गांव में नहीं रहने तक की धमकी दी जा रही है। ये एक जगह नहीं हो रही। चुनाव जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट है उसको जब मारपीट होती है वो थाने में जाते हैं। एक डीवाईएसपी रैंक का आदमी उसको धमकाता है, तो थाने में जाकर हम लोगों को वहां बैठने के लिए नहीं, वहां हमारे सुनने वाला नहीं, तो हम जाए कहाँ? आईजी के पास चले गए, थाने के पास चले गए। एसडीएम खुद मुझे कहता है कि आप चलकर देखो, और अंदर कोई ना कोई कांग्रेस का एजेंट हम लोगों को नहीं। एक जगह नहीं हो रहा। महाभारत के अंदर आदि भीलों के साथ हो रहा है, बिहार के अंदर मेघवालों के साथ हो रहा है, सैकड़ों जगह ये आज बाड़मेर में हो चुका है। सब मॉनसून अगर हो जाते हैं तो भी चलता है। वो लोग ये करवा रहे हैं, दुर्भाग्य ये। तो ये हरीश चौधरी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन, निर्वाचन विभाग उनकी नहीं सुन रहा है और निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के वह यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनके साथ में जो घायल लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि एजेंट जो है उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें बाहर निकाला गया थुमली गांव में, और वहां पर पुलिस और प्रशासन के सामने मारपीट पुलिस के साथ में भी होती है और स्थानीय लोगों के साथ में भी होती है। इनका साफ तौर से आरोप है कि यहाँ पर चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन गणपत चारण के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। तो देखिए, ये भी एक चुनाव की तस्वीर है जहां पर हम देख रहे हैं एजेंट्स पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हरीश चौधरी ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि निर्वाचन विभाग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता है। ये आरोप बहुत लग रहे हैं कांग्रेस नेता एजेंटों पर। भरत मेघवाल जी, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि सुबह से मैं ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ चुकी हूं जिसमें आरोप बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, देखिए उसमें सत्यता भी है। हमने चाहे जितने भी सोशल मीडिया आप देख लीजिए, उसके अंदर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है, किस तरीके से पोलिंग एजेंट को है जो बाहर निकाला जा रहा है। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव ही ना हो पाए और प्रशासन जिसको हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसडीएम हो या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वहां पर जाकर 6 बार के एमएलए और 2 बार के कैबिनेट मंत्री को गुहार लगानी पड़ रही है, तो आप ये सोच
सकते हैं कि एक आम नागरिक की क्या वहां पर स्थिति होगी, किस तरीके से वहां पर मारपीट की जा रही है। तो इस तरह के चुनाव को राजस्थान में अगर संपन्न कराकर और अगर उस सीट पर जीत हासिल करने का अगर जनता पार्टी दम्भ भरना चाहती है तो मुझे लगता है कि यह चुनाव को ना होने देना ही सबसे बेहतर होगा, कि फिर चुनाव ही ना हो और फिर आप इस तरीके से वहां पर विजय हासिल कर। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई और ये विवाद हो क्यों रहे हैं? अगर आपको ज्ञात हो तो निर्वाचन आयोग की जब पहली पीसी हुई थी तब नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्टर ने वहां सवाल किया था कि हम आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि जब आचार संहिता के उल्लंघन की बात आती है तो आप भारतीय जनता पार्टी में उनके अध्यक्ष पर और माननीय प्रधानमंत्री जी पर कोई भी एक सिंगल कार्रवाई नहीं करते हैं। जितने भी वहां सवाल उठे थे वो सारे के सारे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठे थे। और अभी भी जब चुनाव चल रहे हैं तो बार बार जितनी भी विपक्षी दल है वो सारे विपक्षी दल वहां जाकर चुनाव के लिए बात करके आते हैं। और आज भी हमने देखा कि एक चैनल ने ट्विटर पर उस रिपोर्ट को दिया कि एक ऐसा बूथ था कोटा के अंदर, टोंक के अंदर, जहां पर पहला या दूसरा नंबर दबाया जा रहा था लेकिन जो पर्ची निकल रही थी वो 6 नंबर की निकल रही थी। तो देखिए आज सोशल मीडिया का युग है और पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी तरह की अगर कोई गतिविधि ऐसी होती है, असामाजिक तत्व अगर कोई ऐसी होती है तो वो त्वरित गति से सबके सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही अपील करूंगा कि निष्पक्ष तरीके से जो आधे घंटे बच गए उसमें निष्पक्ष तरीके से बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराए। ईश्वर स्वरूपीय जो जनता है वो जनता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए डिसाइड करेगी कि किसे विजय बनाना है। क्या वजह है, क्यों इस तरीके से मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम कोई भी मारपीट या हिंसात्मक तरीके से अगर कोई वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पवित्र कर्तव्य को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का समर्थन नहीं करती। दूसरा विषय यह है कि किसके बीच में मारपीट हुई, किसने मारपीट करी, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये किया है, मुझे लगता है ये उल्लंघन हुई भी माना जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं उसका। तीसरा विषय ये है कि अभी इन्होंने यहाँ पे बैठे बैठे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता के ऊपर इतने प्रखर और मुखर तरीके से जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मैं लौटती हूँ इसी खबर, इसी